आज हम क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का टॉपिक है बायोलॉजी का फंजाई पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं और अभी देखते हैं फंजाई में क्या है। फंजाई आप जानते हैं जो 5 किंगडम हाइपोथेसिस थी उसमें से आपने देखा पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड एनिमलिया, इस तरीके से 5 किंगडम हाइपोथेसिस थी और उसमें हम फंजाई पढ़ेंगे। तो फंजाई में विशेष कुछ चीजें हम देखेंगे आज। कुछ स्ट्रक्चर्स को आप याद रखेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। जैसे फंजाई ध्यान में आते ही आपको कुछ स्ट्रक्चर दिमाग में आनी चाहिए। तो ये जैसे ये एक मैंने फंगस का डायग्राम बनाया जो एक एगेरिकस है और आपने बरसात के दिनों के बाद और इसे कई जगह उगा हुआ देखा होगा कचरे के ढेर पे, और ये है जिसको मशरूम भी बोलते हैं। तो इस तरह की आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि ये फंजाई होती है। इसके अलावा आपने अचार पे और रोटियों पे कई बार फफूंद लगी हुई देखी, वो भी फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। वैसे ये मैंने बताया कहाँ कहाँ करेंस है। जैसे ब्रेड पे है ये ग्रीन कलर का पेनिसिलियम आ जाता है, इधर यहाँ भी आ जाता है जो आपने देखा होगा ऑरेंज वगैरह उस पे। और आपने गार्डन में कई बार जैसे पत्तियां गिरी हुई देखी हैं, उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट से ये होते हैं। इनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको अल्टरनेरिया दिखेगा। तो ये सब आप बहुत सारी जगह ये पाए जाते हैं, तो इनको आप मान सकते हो कि ये सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह है। अब इसका जो हम देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है, हेटेरोट्रोफिक यानी मल्टीपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो आपके लिए हो सकता है कि सेप्रोफाइट भी हो, पैरासाइट भी हो या सिम्बायोट भी हो। तो बहुत तरीके के इनके अंदर न्यूट्रिटिव मोड्स होते हैं और हर जगह प्रेजेंट तो होता है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। इनकी शरीर की संरचना किस टाइप की होती है। तो बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इसमें मेनली आप देखोगे तो यूनिसेलुलर जो आपको दिखेगा वो केवल यीस्ट ही दिखेगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में भी आप यूनी न्यूक्लिएटेड सेल भी देख सकते हो, यानी एक सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस हो। बाई न्यूक्लिएटेड भी देख सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी आप देख सकते हैं। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं, देखिए इस तरीके से फिलामेंट पाए जाते हैं, इस तरीके से ये फिलामेंट है जैसे। और इसमें क्या है, इसमें सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं। तो इस फिलामेंट को क्या कहेंगे, इस फिलामेंट को हम कहेंगे हाइफा। एक फिलामेंट को हाइफा और बहुत सारे फिलामेंट को हाइफी। हाइफा क्या है, ये आपका एक वचन है और हाइफी क्या है, वो बहुवचन है। यानी सिंगुलर तो हाइफा है और प्लूरल जो है हाइफी है। अच्छा, अब ये सारे के सारे मिल करके और कोई एक विशेष स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फिलामेंट्स, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि सेल्स से फिलामेंट्स बने। फिलामेंट क्या कहलाता है, हाइफा कहलाता है। बहुत सारे फिलामेंट हाइफी कहलाते हैं और हाइफी आपस में अरेंज होकर माइसीलियम बनाते हैं और माइसीलियम का जो अल्टीमेट अरेंजमेंट है वो फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में डेवलप होता है। तो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो आप अगर माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम के बाद आपने देखा जो डायग्राम शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरह का जो डायग्राम है, ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोमाइसीटीज की। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका न्यूट्रिशन को थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। न्यूट्रिशन में देखेंगे तो आपको सेप्रोफाइट मिल सकते हैं। सेप्रोफाइट वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, एगेरिकस जो कचरे के ढेर पे और इन पे उगते हैं, वो सेप्रोफाइट मृत पदार्थों पर उगने वाले सेप्रोफाइट है। डेड मटेरियल पे ये आश्रित रहते हैं। सेकंड जो है वो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपने एल्ब्यूगो वगैरह देखा होगा सरसों के ऊपर लगा हुआ, ये सारे के सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्मट है, रस्ट है, बहुत सारे जो प्लांट डिजीजेस हैं वो पैरासाइट है। और ह्यूमन के अंदर भी जैसे ये दाद वगैरह हो जाते हैं, तो ये भी सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, ये सिम्बायोट्स जो सिम्बायोसिस करते हैं, तो उनमें मेनली लाइकेन
और माइकोराइजा। लाइकेन तो क्या है, एल्गी के साथ सिम्बायोसिस होता है, और माइकोराइजा क्या है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनके साथ सिम्बायोसिस करके क्या है वो बना लेता है माइकोराइजा, जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में काफी सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने बहुत बार देखा है, 10th क्लास में भी देखा था, बडिंग का जो एग्जांपल है वो यीस्ट के अंदर पाया जाता है। यीस्ट खमीर कोशिकाओं में पाया जाता है। यीस्ट सैकेरोमाइसिस cerevisiae क्या एक फंजाई है, वो है। और इसके बाद ये देखिए एक और एग्जांपल है, अगर हाइफा है, हाइफा एक से दो पार्ट में टूट गया तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तीन टाइप का होता है। मेनली ज्यादातर में आप देखोगे वो कोनिडिया से है। कोनिडिया क्या है, कुछ हाइफा जो है यूं क्लब शेप हो जाते हैं, और हाइफा की जो सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ गोल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिनके ऊपर एक थोड़ी सी थिक वाल होती है। और ये जो पार्ट है यहाँ से, जैसे आप ये देख रहे हो, ये यहाँ से अलग होकर के क्या है पूरा प्लांट बना सकता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। दूसरा जो आप देखोगे स्पोरेंजियो स्पोर, ये थोड़ा सा इसलिए विशेष हो जाता है, जैसे ये कोनिडिया है तो कोनिडिया की जो सेल है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे। जैसे ये कोनिडिया की बात कर रहे थे, कोनिडिया आगे, तो इसकी जो सेल है ये इस तरीके से कई पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, और डिवाइड होकर के प्रत्येक पार्ट जो है वो एक स्पोर का रूप ले लेता है, और इस तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स कहलाते हैं वो स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो है आप जू स्पोर्स भी आप देख पाते हो। जू स्पोर के अंदर जो है, जू स्पोर में आप ध्यान रखें, जब भी ये जू स्पोर बनाए तो उसमें क्या है कि फ्लैजिला बनाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो जू स्पोर का कोई सेंस नहीं रह जाता, उसे हम जू स्पोर नहीं कह सकते, फिर उसे एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। और कुछ सिंपल स्पोर्स भी बनते हैं, जैसे म्यूकर वगैरह है, उनके अंदर भी क्या है कि ये स्पोरेंजिया बन जाती है, और स्पोरेंजिया से इस तरीके से जो अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोर बाहर आकर के कंप्लीट प्लांट का निर्माण करते हैं। तो देखिए कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, सिंपल स्पोर, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपको पता है, हमेशा ही जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ कम से कम जो है वो एक चीज जरूर आती है कि वहां पर दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद वहां पर जाइगोट बनता है, और जाइगोट, ये दोनों जो प्रक्रिया है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। और फंजाई, क्योंकि ज्यादातर जो हाइफा हैं वो हैप्लॉइड हैं, तो इसके बाद तुरंत बाद उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन भी हो जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं इसमें पाई जाती हैं। तो ज्यादातर में क्या होता है कि जैसे दो हाइफी है तो एक को हमने प्लस स्ट्रेन मान लिया, दूसरे को हमने माइनस स्ट्रेन मान लिया। दोनों जब जुड़ती हैं तो दो दो सेल्स जुड़ती हैं जो टर्मिनल सेल्स हैं, जैसे इधर से ये टर्मिनल इसका और इसका, ये दोनों जुड़ती हैं। तो दोनों के जुड़ने के बाद जो पहला प्रोसेस है वो है प्लाज्मोगेमी, यानी दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाता है। सेकंड प्रोसेस है इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। उसके बाद मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। या कुछ में आप आगे देखेंगे कि जैसे प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन बनता है, यानी दो न्यूक्लियस, जो एक माइनस से है मैंने नीले से दिखाया, जो प्लस से है वो मान लीजिए रेड से दिखा दिया। या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे इधर मैंने माइनस को जो है वो रेड से दिखाया हुआ, तो ये रेड आप माइनस का मान सकते हैं और ये प्लस का मान सकते हैं। दोनों जो है आपस में फ्यूज होके क्या बना दिया, डिप्लॉइड बना दिया। तो अल्टीमेट यही है कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके बाद जो है रिडक्शन डिवीजन होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। वैसे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको आपकी क्लास के हिसाब से इतना छोटे में इसे पढ़ना है। अब जो है कुछ एक क्लासेस के बारे में दिया हुआ है फंजाई की, जिसमें से पहली जो क्लास दी हुई है वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, इसमें ये ज्यादातर एक्वेटिक या डिकेइंग वुड या पैरासाइट के रूप में ये पाए जाते हैं। इनकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक,
माइसीलियम कह दीजिए, हाइफी कह दीजिए, उसमें क्या है कि यानी बीच में ये सेप्टा नहीं होते हैं, ये सेप्टा नहीं होते हैं, ये देखिए। और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। यानी किसी प्रकार का बीच में जो है सेलुलर डिवीजन ये नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइडेड नहीं है, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे पाए जाते हैं, तो उसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कोनिडिया के थ्रू, और इसका एग्जांपल है एल्ब्यूगो। ये देखिए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये कोनिडिया बनती है, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कोनिडिया के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ऊगेमस टाइप का। तो यहाँ देखिए, ये एक तरीके से फीमेल गैमीट है, और ये इधर से मेल गैमीट ट्रांसफर होता है। ये ऊस्पोर है, और ये क्या है, ऊस्पोर ना कह के इसको ऊगोनियम कहेंगे, ऊस्पोर इसके बाद कहते हैं। और ये जो है वो एंथ्रीडियम है, तो ये फ्यूज होके बनाते हैं। ये काफी आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है म्यूकर है, राइजोपस है, और एल्ब्यूगो है। म्यूकर सामान्यतः ब्रेड पे पाया जाता है, राइजोपस भी उसी में होता है, एल्ब्यूगो सरसों पे पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्लास दी हुई है हमारी, वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, अब आगे एक एस्कोमाइसिटीज के बाद आप बेसिडियोमाइसिटीज भी देखेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक एस्कस बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम एस्कस बोलते हैं, उसकी वजह से इसका नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है। दूसरा क्या है, ये एक तरीके से सैक है, एक तरीके से कोश है, एक आप मान सकते हो कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, एक बॉक्स टाइप अरेंजमेंट है। तो इसीलिए इसको सैक बोलते हैं, और इसीलिए इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। ध्यान रखें, प्री मेडिकल के नीट के हिसाब से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, सैक फंजाई है, ठीक है। इसकी जो हाइफी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ मैंने बनाया है, ये ब्रांच्ड है और यूनि न्यूक्लिएटेड है, यानी एक सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस है। इससे पहले हमने सिनोसिटिक कंडीशन देखी थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और सेप्टेट भी है ये, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है इनमें एस्परजिलस आपके लिए जनरल एग्जांपल रहता है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, पेजाइजा भी आता है, ठीक है, वो एक्वेटिक हैबिटेट का है। और इसके बाद एक चीज और ध्यान देने योग्य है इसमें कि कोप्रोफिलस फंजाई, कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑन डंग, यानी जो वेस्ट मटेरियल है पशुओं द्वारा जो छोड़ा जाता है, इसको आप गोबर बोलते हैं, उस पे जो पाए जाते हैं वो फंजाई क्या है, कोप्रोफिलस फंजाई होती है। तो कोप्रोफिलस फंजाई ये एस्कोमाइसिटीज के काफी मेंबर्स होते हैं। तो ये आपके लिए एक नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोप्रोफिलस। चलिए आगे देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। अब मैंने जैसे कहा था कि एस्कोमाइसिटीज में एस्कस के बेसिस पे वो एस्कोमाइसिटीज है। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है बेसिडियम, ये बेसिडियम है। वहां देखिए आपको जो स्पोर बन रहे थे वो एस्कस के अंदर बन रहे थे, यहाँ बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं बाहर। तो ये दो टाइप की बेसिडियम होती है, तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन इसी बेसिडियम के बेसिस पे इसको क्या कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज। और इस ग्रुप के अंदर ज्यादातर मशरूम्स और पैरासिटिक रस्ट एंड स्मट्स होते हैं। ये जो आपने एगेरिकस देखा था, एगेरिकस जिसको हम सामान्य मशरूम बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ये नीट का एग्जाम्पल है, नीट के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसके मशरूम का। तो आप इसको ध्यान रखें, ये एगेरिकस, एगेरिकस एडिबल होता है, जिसको खाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा फंजाई की कुछ स्पीसीज जो एगेरिकस जैसी ही दिखती हैं, उनको खाना हानिकारक भी हो सकता है, वो जहरीली भी होती हैं। इसीलिए मशरूम के चुनाव के लिए जरूरी है उसका सही ढंग से नॉलेज होना है कि कौन सा एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है। इसके अलावा इसकी जो हाइफी है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। एक विशेष प्रकार का सेप्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिसको डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टम। ये भी एक नीट का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और इसमें एक कंडीशन और भी आती है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज की खास बात है। आप पक्सिनिया देखोगे तो उसमें ये आता है।
और उसके एग्जाम्पल एगेरिकस तो हमने पढ़ा ही था। अब अस्टिलागो और पक्सिनिया भी आपको याद रखना हो। पक्सिनिया को विशेष याद रख ले में, ये क्या है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी नीट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? पक्सिनिया से होता है। और अस्टिलागो से लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। ओके, चलिए बेसिडियोमाइसीटीज के बाद देखते हैं हम ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर में। ये इसकी विशेष बात है। हम मानते हैं कि इसकी जो परफेक्ट स्टेज है वो एब्सेंट होती है, इसी वजह से इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल स्टेज। अच्छा, वेजिटेटिव इसके कैरेक्टर्स हैं। एक बड़ी आपके लिए एक अच्छी बात है कि जो एस्कोमाइसीटीज के जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, कि जैसे उसमें सेप्टेट हाइफी थी और यूनिन्यूक्लियोटाइड था, वो सारे के सारे बिल्कुल एस्कोमाइसीटीज जैसी हैं। और विशेष बात इसमें यही है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती। जैसे ही इन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल स्टेज को खोज लिया जाता है तो उसको एस्कोमाइसीटीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अंदर केवल और केवल वही फंजाई होती हैं जो इम्परफेक्ट होती हैं, यानी सेक्सुअल स्टेज उसके अंदर नहीं होती। एग्जाम्पल इसका अल्टरनेरिया, मैंने शुरुआती पेज में भी बताया था कि जो प्लांट्स के डिकेइंग पार्ट्स हैं उन पर जो ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको अल्टरनेरिया दिखेगा। मौका मिला तो आपको मैं प्रैक्टिकल प्ले लिस्ट जो है, कौन सी प्ले लिस्ट? प्रैक्टिकल, मेरे चैनल की जो प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट है उसमें अल्टरनेरिया का मैं डालूंगा। इसको आराम से दिखाया जा सकता है माइक्रोस्कोप से दिखा करके। और इसके अलावा कोलेटोट्रिकम है। कोलेटोट्रिकम जो है आग के अंदर और कई, ये भी डिकेइंग मटेरियल पे ही ज्यादातर मिलता है, ये आपको दिख सकता है। ट्राइकोडर्मा भी इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये ड्यूटेरोमाइसीटीज हो गया। फंजाई में आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर किसी सुधार की गुंजाइश हो तो आप वो भी बेझिझक बताएं, मैं उसमें निश्चित रूप से आपके लिए ये करूँगा। थैंक यू।